बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, तो अभी तक अगर आप ड्रीम फैमिली या यूनिक फैमिली का आप हिस्सा नहीं बने, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लें ताकि आप हमारी फैमिली के अंदर शामिल हो सकें। और साथ साथ आप वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें प्यारा सा, और आप बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपने इसको शेयर नहीं किया, सबसे पहले शेयर भी कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्किल डेवलपर बन सकें। तो जिस तरीके से हमें पता है कि रेक एप्लीकेशन के अंदर हम लोग स्टाइलिंग भी यूज़ करते हैं। स्टाइलिंग के लिए हम आपको पता है कि CSS का इस्तेमाल करते हैं। तो रेक एप्लीकेशंस के अंदर भी हम लोग स्टाइलिंग कर सकते हैं। उसको ढांचा तो हम लोग HTML के ज़रिए से बना सकते हैं और लॉजिक हम लोग जावास्क्रिप्ट के ज़रिए से कर सकते हैं। लेकिन उसको हमने स्टाइल करना, मतलब उसका कलरिंग और कहाँ पे बैकग्राउंड क्या होगा और उसका सामने से किस तरह नज़र आएगी, तो आपको पता है स्टाइलिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो उसको स्टाइल हम लोग किस तरीके से करते हैं वो भी हम रेक एप्लीकेशन के अंदर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS। सो अपनी एप्लीकेशन को हम लोग थोड़ा सा स्टाइल वगैरह भी करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो हम आगे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारी एप्लीकेशन थी। इसको आज हमने स्टाइल करना, तो इसको बेहतर बनाना, जैसा आपको मैंने इसका फ्रंट एंड दिखाया था, इसको हमने उस तरह की लुक देनी है। तो आप देख सकते हैं कि CSS जो होती है, अपनी एप्लीकेशन को स्टाइल करने के लिए हम लोग डिफरेंट तरह से CSS यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर इनलाइन CSS भी आ सकती है, एक्सटर्नल CSS भी आ सकती है, स्टाइल कंपोनेंट्स भी आ सकते हैं, और आप इसको ये भी कह सकते हैं कि बूटस्ट्रैप के ज़रिए से भी कर सकते हैं, टेलविंड के ज़रिए से भी कर सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल वेज। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम लोग आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम वो वाली CSS को भी कवर करेंगे। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम जो कवर करने जा रहे हैं वो है इनलाइन CSS। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। इनलाइन CSS का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, उसके ज़रिए से हमने अपनी इस एप्लीकेशन को स्टाइल करके इसको बेहतर बनाएंगे। तो लास्ट वीडियो अगर आपने फॉलो की हुई है तो हमने इसमें लॉजिक बिल्डिंग की थी विद हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग CSS का इस्तेमाल करेंगे। तो क्योंकि रेक जोन सा एक लाइब्रेरी है, ये फ्रेमवर्क नहीं है, तो इसके अंदर हमें मल्टीपल ऑप्शन, जैसे आपको मैंने बताई हैं, वो सारी ऑप्शन आपको मिल सकती हैं अपनी एप्लीकेशन को स्टाइल करने के लिए। आप किसी तरीके से भी अपनी एप्लीकेशन को स्टाइल कर सकते हैं। तो इनलाइन CSS का इस्तेमाल करते हैं और अपनी एप्लीकेशन को एक अच्छी लुक देते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं हेडर के अंदर। हेडर के अंदर आगे इसको हमने स्टाइलिंग देनी है। तो अगर हमने HTML CSS पहले की हुई है बेसिक लेवल पर, तो आपको पता होगा कि स्टाइलिंग करने के लिए हम लोग स्टाइल का इस तरह यूज़ करते हैं। और उसके अंदर आप लोग ये दोनों स्ट्रिंग वाले होते हैं, ये वाले इन्वर्टेड कोमास, इसके ज़रिए से हम लोग स्टाइलिंग करते हैं। लेकिन रेक के अंदर आपको पता है कि हम लोग हर चीज़ JSX के अंदर करते हैं, जो कि आपको मैंने पहले भी बताया। तो उसके अंदर हम लोग एज ऑब्जेक्ट के ज़रिए से स्टाइलिंग करते हैं। तो आप लोग ये वाले इन्वर्टेड कोमास नहीं लगाते, इसकी जगह आप लोग ये कर्ली ब्रेसेस हैं ये लगाते हैं। एक कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाते, इसके अंदर आप एक और कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं इस तरीके से। तो हमने ये याद रखना है कि रेक के अंदर आपने जब भी इनलाइन CSS का इस्तेमाल करना है, उसके लिए आपने ये पहले एक ऊपर कर्ली ब्रेसेस लगानी है और इसके अंदर आपने एक नेस्टेड कर्ली ब्रेसेस भी लगानी है। और इसके अंदर फॉर एग्जांपल इसका हम लोग कलर चेंज करना चाहते हैं, इस फास्ट ट्रैक पिज़्ज़ा का। तो इसके अंदर आप आके लिखेंगे कलर, और उसके बाद कलर लिखने के बाद इसके अंदर आपने अब ये वाले आपने इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करने हैं और इसके अंदर आप लिखते हैं रेड फॉर एग्जांपल। इसको मैं यहाँ पर सेव देता हूँ। जब आप इसको सेव करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पुराने वाला ही आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सी फास्ट ट्रैक पिज़्ज़ा जो सा यहाँ पे इसका कलर क्या हो गया, रेड। और अभी के लिए जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर काम किया था, क्योंकि वो बार बार आपको डिस्टर्ब करेगा, तो आप ये भी कर सकते हैं कि इसको जो से आप यहाँ पर आकर फॉर द टाइम बीइंग आप इसको कमेंट आउट करते हैं और यहाँ पे एरर भी आएगा। इसको भी आप लोग कमेंट आउट करते हैं क्योंकि इसका हम लोग बाद में इसको डाल देंगे। लेकिन अभी के लिए क्योंकि हमने स्टाइलिंग करनी है, तो उस चीज़ को बार बार यहाँ पे आपको अलर्ट आएगा तो आपको वो तंग करेगा, इसलिए आप उसको जो सा कमेंट कर दें। और अभी जो हम लोग स्टाइलिंग पे फोकस करेंगे तो आपका फोकस इसी पर है। तो चूँकि हम लोग यहाँ पे स्टाइलिंग कर रहे हैं, तो स्टाइलिंग के लिए आपके लिए आसानी होगी कि आप इसको यहाँ से पकड़ के, अगर आपके लैपटॉप में ऑप्शन है, इसको आप यहाँ पे फिट कर रहे हैं, और जो आपकी ब्राउज़र है उसको आप लोग यहाँ पर इस तरीके से फिट कर रहे हैं ताकि जो भी आप कोड के अंदर चेंजेस करें आपको साफ साफ यहाँ पर अपीयर भी हो सके। तो अब हमने क्या करना है, स्टाइल के अंदर आके हमने इसका कलर तो यहाँ पर रेड कर दिया था। इसके अलावा हम लोग आके इसके अंदर बाकी चीज़ें भी चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका हम लोग फ़ॉन्ट, यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आ गया फ़ॉन्ट साइज़ हमने चेंज करना है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपने सिंपल HTML की हुई है, इसके अंदर आपको पता होगा कि फ़ॉन्ट के अंदर आपको इस तरीके से साइज़ लिखना पड़ता था। लेकिन जो आप डायरेक्ट एप्लीकेशन है, इधर आपको इस तरीके से नहीं करना, आपने इसको कैमल केस के अंदर करना है। मतलब जो आपका फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट का एफ छोटा होगा और नेक्स्ट जो नंबर होगा उसका एक एस जो सा पहला लेटर जो सा वो कैपिटल होगा। इस तरीके से हमने यहाँ पर लिखा है फ़ॉन्ट साइज़।
और इसके बाद आपने इसके आगे इसका हमने फ़ॉन्ट लिख लेना है इन द स्ट्रिंग, जो आप लिख लें 48 पिक्सल्स। और उसके बाद इसको सेव दूंगा तो यहाँ पे आपको शो भी हो जाएगा। अभी उसको फ़ॉन्ट का ही आपको एरर दे रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ये हो गया 48 पिक्सल्स। अब इसको हमने क्या करना है, यहाँ पर इसका हम लोग टेक्स्ट जो है वो ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं इन द अपर केस। सो टेक्स्ट आप लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर ट्रांसफॉर्म लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पर ही आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है अपर केस, तो आप अपर केस लिखेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है इसको सेव देंगे तो ये सारा क्या हो जाएगा, अपर केस के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग इसके अंदर एक और चीज़ करते हैं कि ये जो आपने सारा लिखा हुआ है इसको आप लोग जो इनर वाली ब्रैकेट है, नेस्टेड ब्रैकेट है, यहाँ से आप लोग जो है इसको कॉपी करें और बेशक कट कर लें, यहाँ से ख़त्म कर दें और इसके अंदर आकर एक वेरिएबल बनाएं। क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट में कर रहे हैं तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसका वेरिएबल बनाएं किसी भी नाम का, इज इक्वल्स टू जो आपने कॉपी किया है या कट किया है, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, पेस्ट कर दें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आपका एक जो भी आपने यहाँ पर CSS लिखी है इसका आपने एक वेरिएबल बना ली है, जो कि इस नाम से, स्टाइल के नाम से। इस स्टाइल को अब आप क्या करें, इसके अंदर आकर कॉल कर लें जो भी आपने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया। तो इसको जब आप सेव देंगे तो आप देख सकते हैं कोई भी चेंजेस नहीं हुई, जो हमने पहले भी ये काम किया था इस तरीके से कर लें या जिस तरीके से हमने पहले किया था उस तरीके से कर लें, दोनों एक ही चीज़ है। ओके, सो दैट्स ग्रेट। चलो इसके बाद हमने इसको इस तरीके से भी करके देख लिया। अब हमने क्या करना है, अगर आपको याद हो शुरू के अंदर आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर एक इंडेक्स और CSS की हमने एक फाइल इंपोर्ट करी थी, आपको मैंने कहा था कि आपने इसको ऐसे 3 फाइलें आपको मैंने कहा था उसमें से ये भी थी, इसको आपने यहाँ पर अपने पास फोल्डर के अंदर सेव किया हुआ। तो इसके अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर कुछ बेसिक से हमने CSS का कोड लिखा हुआ है। अगर आपने CSS की या पहले आपने इसका कोई कोर्स किया हुआ CSS का तो आपको पता होगा कि ये हमने एक्सटर्नल CSS ली हुई है। वो पहले हमने क्या की थी, ये हमने इंटरनल CSS की थी। अब ये जो एज अ फाइल के जरिए जो हम कर रहे हैं ये है एक्सटर्नल CSS। अब इसके अंदर देख सकते हैं डिफरेंट क्लासेस बनी हुई है, टैग्स के अंदर CSS लगी हुई है, ये क्लासेस बनी हुई है। डॉट कंटेनर अगर हम लोग इसको कॉल करेंगे तो ये इस तरीके से ये सारी CSS यहाँ पर लिखी हुई है। इसको हम लोग मोर डिटेल के अंदर भी देख लेंगे। लेकिन अब हमने क्या करना है, इस इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर हमने इस फाइल को कैसे पता लगेगा कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इंडेक्स डॉट CSS की एक फाइल पड़ी हुई है, उसने उधर से इस CSS को स्टाइल लेकर उसने यहाँ पर हमने इसको डिस्प्ले करवाना है। तो इसके लिए आपने ये करना है, सबसे पहले इंपोर्ट कर लेना है। क्योंकि इंपोर्ट का मतलब होता है इसको हमने रास्ता बताना है कि कौन सी CSS से हम लोग बात करना चाह रहे हैं या कहाँ से हम लोग वो चीज़ लाना चाह रहे हैं। तो हम उसको कहना चाहते हैं कि आप इस इंडेक्स CSS के अंदर जाओ। तो इसके अंदर जाकर आपने इंपोर्ट लिखकर आपने यहाँ इन्वर्टेड कॉमर्स लगाना है और इसके अंदर आपने लगाना है डॉट। डॉट का मतलब होता है आपने इस फाइल से बाहर जाना है और बाहर जाने के बाद आगे आपको एक नजर आएगी इंडेक्स डॉट CSS। यहाँ पर आपने लिख देना इंडेक्स डॉट CSS और इस तरीके से आपने यहाँ पर सेमी कोलन लगा। इससे आपको ये पता लग रहा है कि उसने यहाँ से बाहर जाना और बाहर जाने के बाद इंडेक्स डॉट CSS की फाइल पड़ी होगी, वो उसने इंपोर्ट कर लेनी है इसके अंदर। अब इसको हम लोग जो भी यहाँ पर अप्लाई करेंगे वो यहाँ से जाकर उस वाली क्लास को मैच करके हमें यहाँ पर शो करते हैं। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं कि जैसे हमने इस CSS को इंपोर्ट किया, आप देख सकते हैं कि इसका सारा यहाँ से रंग रूप थोड़ा सा बदल गया। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं इसका जो सा फॉन्ट है वो भी चेंज हो गया। ये आप देख सकते हैं ये आर मेन्यू भी चेंज हो गया। ये आप देख सकते हैं कि इसका भी फॉन्ट चेंज हो गया है सारे का। और नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि येलो कलर की एक लाइन भी आ गई। ये सारी हमने किस तरीके से की है, उस CSS से, उस CSS वाली फाइल से सारा कुछ इनपुट हो गया। तो इसको मैं इसको भी बड़ा कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस CSS के अंदर अगर आप जाएं तो सबसे पहले इस बॉडी के अंदर जो हमने जो भी आप CSS लिखते हैं, फॉर एग्जांपल ये फ़ॉन्ट, ये जो फ़ॉन्ट है ये पूरी आपके जितनी भी आप काम करेंगे, पूरी आपकी फंक्शन सारे कंपोनेंट्स के अंदर ये बॉडी का काम जो भी है अप्लाई हो जाएगा। इधर लगा हुआ है बॉर्डर बॉटम, जो बॉर्डर बॉटम की मदद से ये CSS जो सी लगी हुई है इसकी मदद से जो इसका बॉर्डर है आप देख सकते हैं नीचे वाला, ये क्या हो गया, सारा येलो हो गया। ये किसकी मदद से हुआ, इसकी मदद से हुआ। इसके अलावा आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, हमने ये लगाया हुआ है। जो आप यहाँ पर बैकग्राउंड देख रहे हैं वो इसकी मदद से यहाँ पर आया है। तो इस बॉडी के अंदर जो भी हमने लिखा हुआ है वो आपकी सारे कंपोनेंट्स के ऊपर या आपकी पूरी एप्लीकेशन के ऊपर वो चीज़ अप्लाई हो जाती है। ऑलराइट, तो अगर आप इसके अंदर आए, दोबारा इंडेक्स CSS के अंदर आए, तो इसके अंदर सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक, मतलब अगर थोड़ी सी भी पड़ी हुई है तो आपको इन चीज़ों की समझ आ जाएगी, क्योंकि CSS तो इतनी कोई मुश्किल नहीं है। तो इसके अंदर जैसे हमने एक मेन्यू की क्लास बनाई हुई है, तो मेन्यू हम लोग मेन्यू के कंपोनेंट में कॉल कर देंगे। मेन्यू के अंदर जो H2 हेडिंग है उसको, उसके लिए हम लोग ये वाला कॉल कर देंगे। इस तरीके से पिज़्ज़ा जो है, पिज़्ज़ा के लिए हम लोग
ये वाली CSS को कॉल कर देंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स यूज हुई है, गैप का मतलब उनके दरमियान जो गैप आएगा। और एमएच के ऊपर हम लोग ये पिज़्ज़ा जब कॉल करेंगे तो उसको ऑटोमेटिकली ये CSS असाइन हो जाएगी। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि फुटर जो हमने वहाँ पर कंपोनेंट बनाया है उसके अंदर हम लोग ये कॉल कर देंगे। और इस तरीके से नीचे हमने बटन बनाना था, उसके लिए ये बटन की CSS है। तो इस तरीके से हमने सारी CSS बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर हमने सारी इस फाइल के अंदर डिफाइन की हुई है। तो हम लोग पहले अपनी क्लास जो से हमने यहाँ पे इंडेक्स CSS के डिफाइन की हुई है वो है कंटेनर की क्लास। इस कंटेनर की क्लास को हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं और इस एप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर सारे कंटेनर्स पड़े हुए हैं, इसको हम यहाँ से डिफ कर लें और डिफ के अंदर हम लोग यूज कर लेते हैं क्लास और इज इक्वल्स टू, इसके अंदर हम लोग यूज कर लेते हैं इस तरीके से कंटेनर। तो आप देख सकते हैं कि इस क्लास को जब मैं इसको सेव करूंगा तो यहाँ पर ऊपर अगर मैं इसको अप्लाई हो गई है, और ये नहीं कि अप्लाई नहीं होगी, यहाँ पर अगर इंस्पेक्ट में आए तो इंस्पेक्ट के यहाँ पर कंसोल में आएंगे तो यहाँ पे आपके पास एरर डिस्प्ले होगा कि जो आपने यहाँ पर नाम लिखा हुआ है नेम इनवैलिड डोम प्रॉपर्टी है, क्लास आप वहाँ पे यूज नहीं कर सकते, वहाँ पे आपने क्लास नेम यूज करना है। तो ये चीज बहुत बिगिनर लेवल की मिस्टेक होती है जब आप CSS अप्लाई करते हैं जब ये रेक के अंदर। तो आपने यहाँ पर क्लास नहीं लिखना होता, आपने यहाँ पर क्लास नेम लिखना होता है, क्योंकि क्लास जो सी है वो ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट के अंदर एक रिजर्व कीवर्ड है। तो इस वजह से आपने क्लास की बजाय क्लास नेम के जरिए से आपने जो भी स्टाइलिंग के क्लासेस है उसको हमने कॉल करना है। तो क्लास नेम की मदद से हमने इस कंटेनर को कॉल कर लिए। इस कंटेनर के अंदर आप देख सकते हैं कि उसकी मैक्स विड्थ जो सी 80 है। डिस्प्ले फ्लेक्स है। फ्लेक्स डायरेक्शन क्या है? कॉलम। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम का मतलब ये है कि अगर आप इसे देखें हर चीज सी कॉलम वाइज आ रही है। ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से ये सारा कॉलम वाइज के अंदर, ये सारा कंटेनर की वाइज के अंदर आ गया। और इसकी जो सी विड्थ है, अगर आप यहाँ पर जाएं तो मार्जिन मैक्सिमम विड्थ जो सी है वो इसकी 80 REM आप कह सकते हैं। और उनके आपस में गैप कितना है? मतलब 4.8 REM का गैप है। गैप का मतलब ये है कि इनके आपस में जो सा यहाँ पे गैप आ रहा है, इसके आपस में एक गैप जो सा है, और उसके बाद यहाँ पर जो सा गैप है, इनके आपस में जो गैप है वो उतना वहां पर डिफाइन हुआ हुआ आपस में कॉलम में। और अलाइन आइटम सेंटर का मतलब ये क्या है? ये सारी आइटम जो सी सेंटर में आ गई हैं। तो ये सिंपल से CSS हमने यहाँ पर डिफाइन की हुई है। ऑलराइट, सो यहाँ पर आप नेक्स्ट में अंदर आए तो यहाँ पर हेडर। हेडर के अंदर हमने ऑलरेडी यहाँ पर ये वाली CSS डिफाइन की है, लेकिन इसको मैंने अब सिर्फ आपको बताने के लिए ये चीज़ की थी। इसको आप यहाँ से कमेंट आउट कर दें और इस स्टाइल को भी यहाँ से रिमूव कर दें अगर आप चाहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने किया था। तो इसके अंदर हमने जो सी क्लास यूज करनी है वो, अगर आप इस फाइल के अंदर आए और इसके अंदर इस ये हेडर के अंदर ये आपकी डिफाइन है। तो ये वाली क्लास का नाम क्या है? हेडर। तो आपने यहाँ पर आना है और इसके अंदर सेम जैसे हमने यहाँ पर क्लास नेम लिखा है, इस H1 के अंदर आप यहाँ पर लिखें क्लास और नेम इज इक्वल्स टू, उसका नाम आप रखते हैं हेडर। तो अब इसको सेव दें यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका इसका भी फ़ॉन्ट चेंज हो गया, और जो जो चीज़ें इसमें अप्लाई की हुई थी वो सारी यहाँ पर आ गई है। लेकिन इसको भी हमने सेंटराइज करना है। सेंटर क्यों नहीं आ रहा? तो उसकी रीज़न ये है, इसको हमने H1 के अंदर एक इसको डिफाइन किया हो, इसको हमने H1 के अंदर नहीं करना। इसको हमने एक हेडर का रिजर्व टैग होता है, इसको हमने इस तरीके से यूज़ करना है। तो यहाँ पर इसका क्लोजिंग टैग भी आ गया, इसकी ओपनिंग टैग भी आ गया। इसको कॉपी करके आप सबसे एंड पर यहाँ पर इसको पेस्ट भी कर दें। तो और उसके बाद क्योंकि मल्टीपल कंपोनेंट्स हो गए, इन सारे एड्स का आपको बखूबी पता होगा, तो इसको आप यहाँ पर इस तरीके से लगा दें। अब इसको अगर हम सेव दें, अब देखते हैं चेंजिंग हुई है तो या नहीं। अब आप देख सकते हैं कि ये फास्ट ट्रैक पिज़्ज़ा सेंटर में आ गया, और जो जो उसके अंदर आप कह सकते हैं CSS सप्लाई थी वो उधर आई हुई है। अगर लेकिन अगर आप यहाँ पर अभी आप देखें तो इसका यहाँ पर H1 के अंदर कलर क्या डिफाइन है? येलो कलर है। लेकिन यहाँ पर जो आपने यहाँ पर कोड रन किया, यहाँ पर इसका कलर यहाँ पे येलो अभी भी नहीं आया, अभी भी कुछ CSS अप्लाई नहीं हुई। इसके लिए आपने क्या करना है, ये जो सी क्लास नेम है, सॉरी यहाँ पर जो आपने यहाँ पर हेडर डिफाइन की है H1 के अंदर नहीं करना, या आपने हेडर के अंदर आके डिफाइन करना है यहाँ पर। जब आप यहाँ पर इसको डिफाइन करेंगे तो यहाँ पर अगर आप आए तो ये देख सकते हैं कि इसका चेंज हो गया, फॉन्ट विद द हेल्प ऑफ येलो हो गया यहाँ पर। ऑलराइट, तो इसके अंदर एक मसला है, अगर आप देखें तो ये जो सी लाइन्स हैं ये इस हेडर के अंदर आ रही हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप यहाँ पर आए इंडेक्स CSS के अंदर, और इसके अंदर यहाँ पर H1 की जो सी उसके साथ यहाँ पर विड्थ से डिफाइन है, और यहाँ पर इस तरीके से बिफोर और आफ्टर की मदद से वहाँ पर लाइन्स आपको डिस्प्ले हो रही हैं। लेकिन इसकी आप अगर विड्थ देखें तो 12 REM पर जा रही है। इसको अगर आप यहाँ पे चेंज करके 4 REM कर दें
तो अगर आप यहाँ पर आए, आप देखें ये परफेक्टली फाइन यहाँ पर लाइन आपको यहाँ पर शो हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है बिफोर आफ्टर। तो बिफोर आफ्टर का मतलब ये है कि जो आप यहाँ पर लाइंस नजर आ रही है, लाइंस एक पहले इसके हेडिंग से पहले लगी हुई है और एक लाइन जो होती है हेडिंग के बाद लिखी हुई है। तो यहाँ पर एक किसकी मदद से आ रही है, इस बिफोर और आफ्टर की मदद से आ रही है, कि मतलब हेडिंग से पहले भी एक लाइन है और हेडिंग के बाद भी लाइन है। इसको हम लोग किस तरीके से करते हैं, बिफोर आफ्टर की मदद से CSS के अंदर इसको हम लोग करते हैं। और लाइन कितनी बड़ी होगी, कितनी उसकी हाइट होगी, वो हमने यहाँ पर डिफाइन की हुई है। और उसकी जो सी है कैलकुलेशन वगैरह, वो यहाँ पर हमने यहाँ पर डिफाइन की हुई है। उसका बैकग्राउंड कलर ये डिफाइन किया हुआ इस तरीके से। एनीवेज, यहाँ पर हम आ सकते हैं वापस और हम लोग आते हैं मेन्यू के अंदर। और मेन्यू के अंदर मेन्यू की क्लास हम लोग डिफाइन कर देते हैं, वो भी CSS के अंदर डिफाइन है, जैसे आपको मैंने दिखाई थी। इसके अंदर आकर आप लिखें क्लास नेम इज इक्वल्स टू मेन्यू। मेन्यू लिखेंगे और यहाँ पर देख लेते हैं इसका नाम क्या है, मेन्यू ही है। तो इसको अगर सेव करें तो आप देख सकते हैं कि मेन्यू भी यहाँ पर चेंज हो गया इस तरीके से। और यहाँ पर ये थोड़ा सा सही नहीं आ रहा, तो इसको सही लाने के लिए इसको हमने यहाँ पर H2 किया हुआ। इसको आप यहाँ पर कर लें, H3 कर लेते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि H3 करने से सही होता है कि नहीं होता। H2 करने से ये ज़्यादा छोटा हो गया है, तो इसको आप यहाँ पर H2 ही रहने दें। और जो पिज़्ज़ास के अंदर है, क्योंकि पिज़्ज़ास के नाम से ही नहीं आ रहे, तो पिज़्ज़ास के अंदर जो यहाँ पर H2 है, यहाँ पर इसको हम लोग H3 कर लेते हैं। तो अगर आप ये करें तो अब देख सकते हैं कि ये सारा वेल अलाइंड हो गया यहाँ पर, क्योंकि पहले आपका यहाँ पर आ रहा था, H3 करने से वो यहाँ पर नीचे आ गया। तो इसके अलावा आपका यहाँ पर फुटर रह गया। फुटर की क्लास को भी हम लोग CSS असाइन कर लेते हैं इधर फुटर के अंदर। और यहाँ पे इसके अंदर आप फुटर की जो कि हमने वहाँ पर CSS डिफाइन की हुई है, इसको कॉल कर लें। कॉल करने के बाद अगर आप यहाँ पर आए तो फुटर के अंदर भी जो इसकी CSS है वो अप्लाई होगी। इसको अगर आप क्योंकि आपके पास सारा कोड पड़ा हुआ है, इसको आप सिंपली इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये सारी की समझ आ जाएगी। तो मैं आपको अगर इस वजह को मैं कह रहा हूँ कि अभी, क्योंकि आगे जाके हम CSS और भी अप्लाई करेंगे, तो अभी आपके पास चांस है कि आप इस सारे को बारी बारी करके एनालाइज कर लें कि क्या क्या इसका मतलब है। कि इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल CSS अगर समझेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। नाइस, सो आई थिंक सो इट इज लुकिंग टू मच नाइस राइट नाउ। इसका हम लोग मजीद CSS भी अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। लेकिन अभी आपके पास एक चांस है कि हमने जो अभी भी CSS अप्लाई की है, इसको आपने सिर्फ क्या करना है, एज अ होम टास्क, क्योंकि सारी चीज़ें मैं आपको साथ साथ लेके चल रहा हूँ, तो आपका एज अ होम टास्क, एज अ असाइनमेंट आपने ये करना है कि जो हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लास नेम असाइन की है कंटेनर की, तो आपने ये करना है, इस कंटेनर के अंदर आकर आपने यहाँ पर इस CSS के अंदर आना है और आपने समझना है इसको बाय खुद से कि जो CSS है इस कंटेनर की क्या क्या अप्लाई हुई हुई है। इसके अंदर कंटेनर के अंदर जो भी चीज़ें अप्लाई हुई उसको आप चेंज करें। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर 80 REM है तो इसको आप चेंज करके 87 करके देखें, सेव करें और यहाँ पर आके देखें कि क्या चेंजेस हुई है, यहाँ पर कुछ चेंज हुआ है नहीं हुआ। इस तरीके से आप इसको मजीद समझ सकते हैं, इसको आप अपने तरीके से रोल आउट कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। अब देखें फॉर एग्जांपल हेडर के अंदर अगर आप यहाँ पर आए, हेडर के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है इस क्लास नेम, यहाँ पर है, यहाँ पे लिखा हुआ स्ट्रेच। इसको अगर आप चेंज करें और यहाँ पर अंदर आए तो स्ट्रेच के अंदर बाकी चीज़ें भी हैं। इसके अंदर फ्लेक्स स्टार्ट है, फ्लेक्स एंड है। अगर आप इसको फ्लेक्स स्टार्ट करें तो इसको अगर आप सेव करें तो आप देख सकते हैं कि चेंजेस हो जाएगी कि ये थोड़ा सा शुरू में चला गया, ये थोड़ा सा यहाँ पर आ गया। तो इसको अगर आप यहाँ से चेंज करें तो ये वापस स्ट्रेच हो जाएगा। स्ट्रेच का मतलब थोड़ा सा आपको बिगड़ता हुआ नजर आ जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आप जो भी आप इसके अंदर चेंजेस हुए ना, आप इसको देख सकते हैं कि क्या क्या इसके अंदर चेंजेस हुई हुई हैं। तो कौन सी क्लास है वो क्या फंक्शनैलिटी, कौन सा स्टाइल प्रेजेंट कर रही है। एज एन असाइनमेंट आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि अभी बिल्कुल लिटिल हमने CSS यूज़ की है। अभी आप इसको समझ लेंगे तो आपके लिए आगे वाले चीज़ें भी समझना ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो उम्मीद है अगर आप समझ लें इसको तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, ताकि बाकी जो लोग देख रहे हैं उनको भी इस चीज़ के बारे में समझ आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। होप सो आपको आज की वीडियो की समझ आई होगी किस तरीके से हमने स्टाइलिंग अप्लाई की है। सो बेसिक CSS जो हमने स्टाइलिंग की है उसके बारे में आपको मैंने बता दिए। बाकी यू कैन एक्सप्लोर बाय योरसेल्फ। फाइल आपके पास है और कोड आपके पास है, सो स्टार्ट एक्सप्लोरिंग राइट नाउ। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।